एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1.10। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है, टू चार्जेस प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए है क्वेश्चन का, at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from the center O on the side of the positive charge, and point B है at a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। And as per the description, as per the diagram given in the question, we are given electric dipole in this question। हमको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है और इस डाइपोल के दो चार्जेस है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दिस इज डाइपोल सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ को हम लोग यूजुअली 2a कॉल करते हैं। एंड हर एक चार्ज का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से कितना होगा O, कितना होगा E। दिस लाइन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये हो गया एक्सिस ऑफ द डाइपोल। हमको दिया है एक पॉइंट P ऑन द एक्सिस, तो पॉइंट P कहां पे, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एंड पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल को हम लोगों ने डिनोट किया है R सिंबल से। And point P is near the positive charge Q। नहीं तो अगर point P एक्सिस पे होता तो नियर माइनस Q भी होता, बट हमको जो point P दिया है इट इज ऑन द एक्सिस बट नियर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। देखो जो हमको डेटा दिया है, चार्ज कितना है दोनों का, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻⁶, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कितना हो गया, 10⁻⁻5 कूलम। फिर डाइपोल लेंथ कितना दिया है, डाइपोल लेंथ कितना होता है 2a, तो डाइपोल लेंथ कितना दिया है 5 मिलीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर इज 10⁻⁻3, तो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। और पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर R, ये कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 इंटू 10⁻2 मीटर। सेंटीमीटर इज 10⁻2 मीटर। 2a का वैल्यू 5 इंटू 10⁻3 है, तो a कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 करो, तो 2.5 इंटू 10⁻3। और हमको क्या फाइंड करना है पार्ट ए में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बट पॉइंट P कहां पे, ऑन द एक्सिस, तो वी वांट टू फाइंड E एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्चुअल पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, जब भी पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो E एक्सिस इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr अपॉन r² माइनस a² द होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। बट अगर हम लोग R और A को कंपेयर करेंगे, देखो R कितना है 15 सेंटीमीटर और A कितना है 2.5 मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर में है ना, 2.5 मिलीमीटर में है और ये 15 सेंटीमीटर में है, का मतलब यहां पे A इज वेरी मच लेस देन R। इसका मतलब पॉइंट P इज वेरी फार अवे, दिस पॉइंट P इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। तो यहां पे हमारा असम्पशन क्या होगा, R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, therefore a² कैन बी नेग्लेक्टेड। तो a² को निगलेक्ट करना है, ये हमको वैल्यू से पता चलेगा कि अगर a का वैल्यू इज वेरी मच लेस देन r का वैल्यू, वी कैन निगलेक्ट द वैल्यू ऑफ a²। तो a² को निगलेक्ट करो इन द डिनोमिनेटर, इसको निगलेक्ट किया तो r² द होल स्क्वायर कितना हो गया, r⁴, एंड वी हैव r इन द न्यूमरेटर, तो r अपॉन r⁴ बिकम्स r³। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 2p अपॉन r³। And then we put the values. 1/4πε0 is 9 into 10⁻9 into 2. P is dipole moment. P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ये हमको दिया नहीं है,
तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, डाइपोल मोमेंट इज q इंटू डाइपोल लेंथ, का मतलब एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, का मतलब p होता है q इंटू 2a. देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ 2a, और r क्यूब, r कितना था 15 इंटू 10⁻² था, उसका भी क्यूब कर दिया. तो दिस इज 15 क्यूब एंड 10⁻6. आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू आंसर आ रहा है 2.66 इंटू 10⁵. और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट भी है, वोल्ट पर मीटर. So you can write any one unit. यहाँ पे लिखा मैंने न्यूटन पर कूलम. We can write volt per meter also. What about direction of electric intensity on the axis? तो थियरी में हमने पढ़ा था कि E axis का डायरेक्शन is along the axis and from -q to +q. तो E axis का डायरेक्शन ऐसे होता है, एक्सिस पे होता है but from negative charge to positive charge. तो ये उसका डायरेक्शन होगा. It is from -q to +q. तो दिस इज मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन होगा. तो ये होगा इस क्वेश्चन का पार्ट ए. अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी. ओके, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट बी है उसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्यू का पूछा है. एंड पॉइंट क्यू इज ऑन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल. इसका मतलब दिस पॉइंट Q is lying on the equator because such a perpendicular bisector of a dipole is called equator. तो पॉइंट Q इक्वेटर पे है और उसका डिस्टेंस r है. r उतना ही है जो प्रीवियस केस A में भी था, बाकी वैल्यूज भी सेम ही है. तो we want to find electric field at point Q. That means we want to find electric field on the equator of a dipole. Electric field at a point Q on the equator of a dipole is given by the formula E equator equals to 1/4πε0 P upon r square plus a square raised to 3/2. We have derived this formula in the theory part. यहाँ पे भी हमारा आर्ग्यूमेंट वही होगा कि since r is very much greater than a square can be neglected. तो a square को हम लोग यहाँ से निगलेक्ट करेंगे. a स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो वी गेट r स्क्वायर इज टू 3/2. 2 विल गेट कैंसल, r क्यूब बचेगा, तो इट इज p बाय r क्यूब. फिर p डाइपोल मोमेंट p को लिखेंगे q मल्टीप्लाई बाय 2a. तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, q कितना है 10⁻5, 2a कितना है 5 × 10⁻3 अपॉन r का क्यूब, का मतलब 15 क्यूब एंड 10⁻6. तो ये जो अपना वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q which is on the equator is 1.33 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम. अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ये हमने थ्योरी में डिराइव किया था. इट इज पैरेलल टू द एक्सिस, बिकॉज एक्सिस तो यहां पे होगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट Q का, ये एक्सिस को पैरेलल होगा और उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम +Q टू -Q. तो E इक्वेटर का डायरेक्शन इज पैरेलल टू द एक्सिस एंड फ्रॉम +Q टू -Q. तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्विंग ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.10. लेट अस नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1.11. इस क्वेश्चन में हमको एक डायग्राम दिया है. इस डायग्राम में एक क्यूब शेप बॉडी है. हाँ, एक क्यूब दिया है और ए होगा उसका साइड लेंथ, और ये साइड लेंथ ए हमको दिया है 0.1 मीटर. तो क्यूब हुज ईच साइड ए इज 0.1 मीटर. इस क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. दिस क्यूब इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय अल्फा x raised to half, where alpha is some constant whose value is given to us 800 Newton per coulomb meter raised to half. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है. ये एक्स का मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस. तो ये डिस्टेंस x के साथ वेरी करेगा. यहां पे x क्या होगा? डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ओरिजिन.
का मतलब जैसे x चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। इसका मतलब ये जो EX है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ये x के साथ चेंज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग ओनली अलोंग द x direction. There is no component of electric field along the y direction and z direction. Okay? और हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ये इस क्वेश्चन का पार्ट ए है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट बी की तरफ जाएंगे। तो ये सिचुएशन हमको दिया है और हमको पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बिकॉज हमको सिर्फ एक्स का ही वैल्यू दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तो 0 है। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, ये हमने थ्योरी में स्टडी किया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is given by integral E ds cos theta. It is integral vector E dot vector ds होता है, where ds is a small area of the surface, और वेक्टर E dot vector ds होता है E ds cos theta. तो इस फॉर्मूला से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रल E ds cos theta। अभी इस क्यूब में टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। There are 6 faces in this cube. Out of 6 faces, 4 non-shaded faces. का मतलब देखो, इस फेस को तो मैंने शेड कर दिया और इस वाले फेस को मैंने शेड किया। तो इन 2 फेसेस को छोड़ के बाकी जो 4 नॉन शेडेड फेसेस बचे हैं, उन नॉन शेडेड फेसेस के लिए E वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E ray वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, का मतलब एंगल होगा 90 डिग्री। तो चलो इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो एक क्यूब कंसीडर करो, एक क्यूब कंसीडर करो। तो ये एक क्यूब हो गया है ना, दिस इज वन क्यूब। तो ये वाला फेस जो है ना, ये मैंने शेयर किया, इसको बोलेंगे लेफ्ट फेस। और ये दूसरा फेस है जिसको मैंने शेयर किया है, तो इसको बोलेंगे राइट फेस। तो ये लेफ्ट फेस हो गया और ये हो गया राइट फेस। तो इन 2 फेस को छोड़ के अभी बाकी जो 4 बचे हैं, कौन से 4 बचे? देखो 1, फिर इसके अपोजिट में जो ये वाला होगा ना, ये तो 1 2, फिर ऊपर वाला और नीचे वाला। तो 1 2 3 एंड 4, ये तो लेफ्ट और राइट था ना। तो 1 2 3 एंड 4। तो इन 4 फेसेस के लिए E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। देखो एक एक करके मैं प्रूव करता हूं। तो पहले इस फेस की बात करते हैं। अगर इस फेस पे, ये वाला फेस है सामने वाला, अगर इस फेस पर एक छोटा एरिया ds कंसीडर किया, लेट अस टेक अ स्मॉल एरिया ds ऑन दिस सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा बिकॉज एरिया वेक्टर तो नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो इस फेस पे अगर छोटा एरिया ds लिया तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड होगा। और E वेक्टर कहां पे ऐड कर रहा है? अलोंग द x एक्सिस ऐड कर रहा है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और E वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एरिया वेक्टर है और E वेक्टर, बिकॉज E वेक्टर इज एक्टिंग ऑन द x एक्सिस। तो इस फेस के लिए एरिया वेक्टर एंड E वेक्टर, देखो इस फेस के लिए एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर ये वाला है, एरिया वेक्टर एंड E वेक्टर परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। देखो फिर अगर मैंने इस सरफेस की बात की, अपोजिट सरफेस, इसके पीछे वाला ये वाला, तो उसके लिए भी क्या होगा? देखो E वेक्टर तो x एक्सिस पे है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो वापस इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, इसके अपोजिट पे था, वापस एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री।
फिर अगर हम लोग इस फेस की बात करेंगे, टॉप वाली फेस की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे होगा, वापस परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो वापस एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर कितना होगा, 90 डिग्री। सेम स्टोरी इसके लिए भी होगा। देखो ये वाला फेस के लिए, जो नीचे वाला फेस है, ई वेक्टर इस तरफ है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, वापस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो चार अनशेडेड पोर्शन है उनके लिए एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री का मतलब थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो गया, 0। इसके लिए फ्लक्स हो गया 0। तो क्यूब में टोटल 6 फेसेस थे, 6 में से 1, 2, 3 एंड 4 इन 4 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमको तो सिर्फ 2 फेसेस का ही इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, एक होगा लेफ्ट फेस और दूसरा होगा राइट फेस। इन 2 फेसेस का ही मेजर करना है, लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। अगर मैं लेफ्ट फेस को कंसिडर करूंगा, ये वाला फेस, और इस पे समझो मैंने एक छोटा एरिया डीएस कंसिडर किया, तो इस छोटे एरिया का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, है ना, ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, दिस इज एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इस फेस के लिए, ये जो लेफ्ट वाला फेस है, इस फेस के लिए एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगा। इसका मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कैसे है, दोनों अपोजिट है, तो एंगल कितना हो गया, 180। जबकि इस फेस के लिए एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे, कुछ इस तरह होंगे। देखो इस राइट फेस के लिए, तो यहां पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी वाला सॉल्विंग जो पार्ट है वो इजी है, ठीक है। तो आउट ऑफ द 4 फेसेस वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली फॉर 2 फेसेस, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, जो मैंने शेयर किया। बाकी जो अनशेडेड पोर्शन है उनका तो फ्लक्स 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट फेस, बिकॉज अपने को ई भी तो चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, वी वांट ई आल्सो। तो पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्ट कर रहा है वो फाइंड करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो लेफ्ट फेस पे और राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम नहीं होगा। तो पहले लेफ्ट साइड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करे वो फाइंड करेंगे बाय दिस फॉर्मूला अल्फा एक्स रेज टू हाफ। बट ये जो लेफ्ट फेस है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमको a दे रखा है, दिस इज गिवन टू अस, ये डिस्टेंस a है। तो यहां पे x को मैं लिखूंगा a, आई विल पुट x एज a, ठीक है। तो होगा अल्फा a रेज टू हाफ, बिकॉज यहां पे x कितना हो गया, a हो गया। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट फेस, इसको मैंने EL कॉल किया, ये वाला। एंड देन we'll calculate flux, amount of flux passing to the left face। तो फ्लक्स पासिंग टू द लेफ्ट फेस, L का मतलब लेफ्ट फेस, इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रल E ds cos थीटा, पर यहां पे EL होगा। थीटा कितना होगा दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा कितना होगा, 180। तो थीटा 180 है, व्हाट इज cos 180, -1। तो ये -1 है और ये EL है, ये दोनों बाहर आ गए, ठीक है। और इंटीग्रल किसका होगा, ds का। इंटीग्रल ds का मतलब इसका पूरा सरफेस एरिया, बट अगर ये स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, तो यहां पे लिखा a स्क्वायर। दिस इज अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग टू द लेफ्ट फेस ऑफ दिस क्यूब। सिमिलर कैलकुलेशन इस फेस के लिए भी करेंगे। तो पहले फाइंड करेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वापस यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट राइट फेस का x कितना होगा। देखो ये जो फेस है ना, ये यहां से फ्रॉम ओरिजिन कितना है, a प्लस a 2a। तो राइट फेस का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज a प्लस a 2a, तो यहां पे x कितना होगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्लक्स फाइंड करेंगे थ्रू द राइट फेस, तो यहां पे r इंडिकेट्स राइट फेस। तो फाई r का फॉर्मूला इंटीग्रल er ds cos थीटा, यहां पे थीटा कितना है, 0, तो cos थीटा कितना होगा, 1, ये 1 हो जाएगा। er को लिया बाहर, इंटीग्रल ds क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, ये कितना है, साइड स्क्वायर। तो मुझे मिला फाई l का वैल्यू, दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट फेस, और मुझे मिला फाई r का वैल्यू, फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस। तो 6 में से 4 सरफेस का फ्लक्स तो 0 था, इसका लेफ्ट का और राइट का मुझे फ्लक्स मिल गया।
अभी इन दो फ्लक्स को हम लोग ऐड करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे. लेट अस कैलकुलेट. लेट्स कैलकुलेट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द ट्यूब. तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द ट्यूब phi E will be phi L plus phi R. phi L क्या है? इट इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस. phi R क्या है? इट इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट फेस. और इसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर दिए. तो सब्स्टिट्यूट phi L का वैल्यू और phi R का वैल्यू. phi L निगेटिव है और phi R पॉजिटिव है. ठीक है, तो phi L को निगेटिव बाहर में लिखा. फिर इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में ER माइनस EL. फिर ER और EL के वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए थे, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया. ER था अल्फा 2a रेज़ टू हाफ और EL था अल्फा a रेज़ टू हाफ. अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा इज ऑल्सो टेकन कॉमन, तो अल्फा a स्क्वायर है ना. और फिर इन दोनों में से a रेज़ टू हाफ कॉमन लिया. इन दो टर्म में से a रेज़ टू हाफ कॉमन लिया, तो यहां बचा 2 रेज़ टू हाफ और यहां बचा 1. फिर a स्क्वायर और a रेज़ टू हाफ, लॉ ऑफ इंडाइसिस. 2 प्लस 1/2 कितना होगा? 5/2. तो दिस इज अल्फा a रेज़ टू 5/2. 2 रेज़ टू हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस 1. फिर अल्फा कितना दिया हमको? 800. a कितना है? 0.1 रेज़ टू 5/2. रूट 2 कितना होता है? 1.414 माइनस 1. इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.05. और फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम. तो ये तो हो गया पार्ट ए, इस क्वेश्चन का पार्ट ए. अभी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसमें हमको पूछा था टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब. टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू q by epsilon naught. This is according to Gauss theorem, where q is the total charge enclosed by the cube. तो हमको तो q पूछा है, तो टोटल चार्ज q का फॉर्मूला क्या होगा? phi into epsilon 0. phi हमने फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1.05 और epsilon 0 कांस्टेंट होता है 8.85 into 10⁻⁻12. तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 9.27 into 10⁻⁻12 कूलम. बिकॉज चार्ज फाइंड करना है तो उसका यूनिट होगा कूलम. तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब विल बी इक्वल टू 9.27 into 10⁻⁻12 कूलम. तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.11. एग्जाम्पल नंबर 1.12. दिस क्वेश्चन इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ 1.11. उसके ऐसा ही है बट थोड़ा अप्रोच अलग होगा. अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1.11 में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नेचर का था, बट इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है इट इज यूनिफॉर्म. का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू का होगा. बस यही एक डिफरेंस है. और प्रीवियस क्वेश्चन में क्यूब था और इस क्वेश्चन में सिलेंडर है. तो पहले जो हमको डायग्राम दिया है क्वेश्चन में उस डायग्राम को समझते हैं. एंड इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट है, तो इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन. तो एक हमको सिलेंडर दिया है. सिलेंडर का लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर. ये उसका रेडियस हो गया. ये सिलेंडर का कर्व सरफेस हो गया और ये उसके 2 फ्लैट सरफेसेस होंगे. अभी सिलेंडर का जो फ्लैट सरफेस होगा वो सर्कल के फॉर्म में होगा. का मतलब ये जो फ्लैट सरफेस होंगे उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. और आर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर. अभी सिलेंडर का जो सेंटर है उसको ओरिजिन कंसिडर करना है. तो दिस इज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. फिर ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस. ओके, तो फिर ये जो फ्लैट सरफेस होगा राइट साइड वाला, ये ओरिजिन से +10 सेंटीमीटर पे होगा. बिकॉज टोटल लेंथ 20 है और ओरिजिन तो बीच में है. और ये जो लेफ्ट साइड का फ्लैट सरफेस होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? -10 सेंटीमीटर होगा. फिर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको ऐसे दिया है 200 I कैप.
न्यूटन पर कूलम, ये उसका यूनिट है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 200 मैग्नीट्यूड का है और उसका डायरेक्शन आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है -200 आई कैप का मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बट माइनस आई कैप का मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बिकॉज अगर ये ओरिजिन है तो ये हो गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है और दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। तो इस सिलेंडर के दो फ्लैट सरफेसेस है, तो हर एक फ्लैट सरफेस में से कितना आउटवर्ड फ्लक्स पास होगा ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले लेफ्ट फेस से कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया लेफ्ट फ्लैट फेस। अभी जो लेफ्ट फ्लैट फेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्ट कर रहा है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना है -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट है। तो हम लोग कैलकुलेट करें आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस या लेफ्ट फ्लैट फेस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है -200 आई कैप, ये वाला। ठीक है, और ये हो गया एरिया वेक्टर ऑन द लेफ्ट फेस। तो एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, बट इसका डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसके लिए इसको भी लिखा माइनस आई कैप। तो मैग्नीट्यूड डेल्टा एस, डायरेक्शन माइनस आई कैप। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट ऑन द लेफ्ट फेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो लेट अस डू द फर्दर कैलकुलेशन। अभी ये जो एरिया है इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो सर्कल है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 मीटर, और पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल इनटू आई कैप। ठीक है, एंड देन वी डू द कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस विल बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ठीक है, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करूंगा तो दोनों के मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिए, ई वेक्टर एंड डी वेक्टर का, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और आई डॉट आई हो गया 1। या अगर इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करना होगा तो ये होगा ई ds cos थीटा, दूसरा मेथड। दिस इज ई ds cos थीटा, ई डेल्टा इज cos थीटा। थीटा कितना होगा 0, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, एंड cos 0 कितना होगा 1। वापस हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। यहां पे देखो आई डॉट आई कितना हो गया 1 हो गया, और इसका जो सॉल्विंग होगा 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर, ये होगा 1.57। आई डॉट आई कितना 1, एंड फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस। सिमिलर कैलकुलेशन होगा राइट फेस के लिए। तो अभी राइट फ्लैट फेस की तरफ आते हैं। तो ये जो राइट फ्लैट सरफेस है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200 आई कैप है, इस तरफ एक्ट कर रहा है। इसका भी एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इसका मतलब यहां पे भी क्या हो गया ई वेक्टर एंड ds डेल्टा एस वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया ई वेक्टर, ये हो गया डेल्टा एस वेक्टर। इसका भी एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, एंड देन फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ds। वापस यहां पे भी आई डॉट आई मिलेगा, एंड आई डॉट आई कितना हो गया 1, और इसका भी आंसर तो यही आएगा 1.57, बिकॉज वैल्यू तो सेम ही। तो दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस and this is flux passing to the right face, and both the flux are in the outward direction। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पार्ट ए। ओके, अभी इस क्वेश्चन का पार्ट बी। क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसमें बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर का मतलब कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। फ्लैट सरफेसेस के तो हमने फ्लक्स फाइंड कर दिया,
अब हमको फाइंड करना है ये जो साइड है सिलेंडर का, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, ये हमको फाइंड करना है। अभी ये सॉल्व करना एकदम इजी होगा। देखो कैसे, अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हूं का मतलब आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, तो राइट साइड समझो ये ओरिजिन है और हम लोग यहां पे है। यू कंसिडर एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व सरफेस, एनी पॉइंट, तो वहां पे क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे पॉइंट कंसिडर किया, तो यहां पे क्या होगा, एरिया वेक्टर विल बी इन द नॉर्मल डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सेम सिचुएशन देखो इस पॉइंट पे भी होगा, समझो यहां पे एक पॉइंट कंसीडर किया, तो ये होगा एरिया वेक्टर और ये होगा ई वेक्टर, वापस कैसे होंगे परपेंडिकुलर, वापस एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यू कंसीडर एनी पॉइंट ओवर हियर, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां पे कंसीडर करो, ये उसका एरिया वेक्टर है, ये इंटेंसिटी वेक्टर है, तो वापस एंगल कितना हो गया 90 डिग्री होगा। सेम सिचुएशन देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी होगा, यू कंसीडर एनी पॉइंट ओवर हियर अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस बट ऑन द साइड, तो यहां पे देखो ये समझो मैंने पॉइंट कंसीडर किया, तो ये उसका एरिया वेक्टर हो गया और ये होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वापस दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली समझो मैंने यहां पे समझो कोई पॉइंट कंसीडर किया, तो ये उसका एरिया वेक्टर हो गया और ये इंटेंसिटी है, तो एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी बोथ आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब on the side of the cylinder, on the side of the cylinder, angle between E vector and area vector is 90 degree because they are always perpendicular. So therefore flux through the side phi s, यहाँ पे s का मतलब side, E bar dot delta s bar, formula for electric flux, that is E delta s cos theta, theta कितना है 90 degree, what is cos 90? 0, तो flux कितना हो गया 0। इसका मतलब ये जो साइड होगा ना कर्व सरफेस, यहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 0। नाउ वी कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें बोला है कैलकुलेट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द एंटायर सिलेंडर। इसका मतलब इस पूरे सिलेंडर का, ये जो हमको सिलेंडर दिया है, तो इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स फाइंड करो। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट फेस का फ्लक्स प्लस राइट फ्लैट फेस का फ्लक्स प्लस साइड ऑफ द सिलेंडर का फ्लक्स, तो इस phi L प्लस phi R प्लस phi S, यहां पे होगा phi L, यहां पे होगा phi R, यहां पे होगा phi S। phi L 1.57 था, phi R 1.57 था, phi S आ गया 0, तो इस पूरे सिलेंडर में से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स का यूनिट है। एंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज पार्ट डी, उसमें बोला है कैलकुलेट नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, का मतलब ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर में कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है वो फाइंड करो। उसके लिए वी अप्लाई गॉस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम total flux is q by epsilon 0, where q stands for charge enclosed, so therefore charge enclosed q will be epsilon naught into phi। now we substitute epsilon 0 8.85 into 10 raised to minus 12 और phi कितना है टोटल फ्लक्स 3.14, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड पूरा सॉल्विंग होगा 2.78 into 10 raised to minus 11 कूलम, ये होगा टोटल चार्ज enclosed by this cylinder। So this is the complete solving of the question 1.12. Example 1.13, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1.13 एंट्रेंस लेवल का एक क्वेश्चन है, JEE और नीट एग्जामिनेशन के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम considered to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by uniform density of negative charge up to radius capital R. Atom as a whole is electrically neutral. For this model, what is the electric field at a distance R from the
न्यूक्लियस। एक फॉर्मूला हमको डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एज पर द डिस्क्रिप्शन, ये जो एटम का हमको मॉडल दिया है, तो ये हमने एटम ड्रॉ किया। ये एटम का बाउंड्री है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना दिया है, Ze। तो Ze इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द रेडियस कैपिटल R। तो न्यूक्लियस यहां पे है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में दिस इज नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द रेडियस कैपिटल R। तो ये हो गया आपका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमको बोला है इस एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे। विल कंसीडर 3 केसेस। कौन से 3 केसेस? पहला केस होगा स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब पॉइंट होगा इनसाइड द एटम। फिर दूसरा केस होगा स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, का मतलब पॉइंट होगा आउटसाइड द एटम, जैसे पॉइंट B। पॉइंट A कहां पे, इनसाइड द एटम, ये अपना पहला केस होगा। पॉइंट B यहां पे है, पॉइंट B कहां पे, आउटसाइड एटम। तो इसका स्मॉल r जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो कैपिटल R से ग्रेटर होगा। यहां पे कैपिटल R क्या है, एटॉमिक रेडियस। एंड द थर्ड केस विल बी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, का मतलब लास्ट केस में पॉइंट कहां पे होगा, एटम के सरफेस पे होगा। तो ऐसे 3 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। इसके पहले देखो न्यूक्लियस का तो चार्ज पता है, बट ये जो निगेटिव चार्ज होगा इसका वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ रो, वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हम लोग पता करेंगे। तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन होगा, तो पहले हम लोग इस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू पता करेंगे इन टर्म्स ऑफ रो, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसके एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल चार्ज ऑन द एटम इज 0। तो अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड न्यूक्लियस का चार्ज अगर प्लस Ze है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ना न्यूक्लियस के अराउंड में, वो कितना होना चाहिए, माइनस Ze। तभी न्यूक्लियस का चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज बिकम्स 0, दोनों कंडीशन 0 होगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ Ze होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze है तो टोटल नेगेटिव चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस हैज टू बी माइनस Ze। फिर डिफाइन करेंगे रो। रो क्या होगा यहां पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डिफाइन करो। तो ये रो नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज चार्ज नेगेटिव है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो रो है ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज का डिफाइन किया है, पॉजिटिव चार्ज का नहीं। तो रो होगा Q by V, where Q is the total negative charge. So total negative charge inside the atom, ये जो total negative charge है वो कैसे फाइंड करेंगे, रो इंटू वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम कितना होगा, ये जो एटम है उसका रेडियस कैपिटल R है। तो एटम को अगर स्फेरिकल हमने एज्यूम किया है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो total negative charge inside the atom will be equal to rho into V, that is rho into 4/3 pi r cube. This is volume of spherical atom. ठीक है। अभी टोटल चार्ज एटम का कितना होगा, 0, बिकॉज एटम इज न्यूट्रल। इसका मतलब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, दिस इज टोटल नेगेटिव चार्ज, इनका सम 0 होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपना रो का वैल्यू कितना आएगा, माइनस ऑफ, है ना, सिंप्लीफाई करो, ये इधर चला जाएगा, फिर इस वाले ब्रैकेट को भी यहां पे ट्रांसफर करो। तो माइनस ऑफ 3Ze अपॉन 4 पाई r क्यूब। देखो इस रो को फाइंड करने का एक और मेथड भी होगा।
अगर टोटल निगेटिव चार्ज इतना है ना, दिस इज टोटल निगेटिव चार्ज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस जेड के साथ इक्वेट करेंगे। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 होगा। तो अगर टोटल नेगेटिव चार्ज इतना है तो इसको आप बस माइनस जेड के साथ इक्वेट करो, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ये मिला मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये फाइंड करना जरूरी है फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ए कहां पे है, इनसाइड द एटम, का मतलब यहां पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो बस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा यहां पे। तो जो हम लोगों ने स्फेरिकल शेल के लिए कैलकुलेशन किया था मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, बस वही करना है स्टेप्स। तो जो स्फेरिकल शेल का कैलकुलेशन था उसी स्टेप को हम लोग यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हम लोग फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए कहां पे, इनसाइड द एटम। तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर उनको गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो ये होगा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, बिकॉज पॉइंट ए का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, तो उतने ही रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे। बिकॉज हमको पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट ए। तो अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² होगा। तो सबसे पहले फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स होता है E इंटू एरिया, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, जो हमको सॉल्व करना है, जो हमको फाइंड करना है, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। तो दिस इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इट इज E इंटू एरिया 4πr²। As I said, this calculation is similar to spherical shell. Okay, अभी इसके बाद क्या चाहिए हमको, टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface। हमको ये फाइंड करना है कि Gaussian surface के अंदर टोटल चार्ज कितना enclose हुआ है। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो Gaussian surface है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है जो न्यूक्लियस का है, और निगेटिव चार्ज भी है। बट पूरे एटम का निगेटिव चार्ज इस Gaussian surface ने enclose नहीं किया है। ये जो गॉसियन सरफेस है ये थोड़ा नेगेटिव चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। का मतलब ये जो स्फीयर है इसका जो नेगेटिव चार्ज इसने एनक्लोज किया है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये होगा टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अभी पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना था, Ze था। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज Ze हो गया, और नेगेटिव चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका कैलकुलेशन देखो इस तरह होगा। ये जो मैंने किया ना कैलकुलेशन, सिमिलर वे से इसका भी करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, रो से करेंगे हम लोग। तो रो होता है Q बाय वॉल्यूम, तो Q कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम। बट ये स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r स्मॉलर क्यूब। तो दिस इज 4/3 पाई स्मॉलर क्यूब इंटू रो। सिमिलर कैलकुलेशन, चार्ज फाइंड करना है, रो इंटू v करेंगे। तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, अभी इसमें हम लोग रो का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट रो का वैल्यू, तो यहां देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप में रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 4π कैंसिल, 3 कैंसिल, Ze यहां पे भी है, Ze यहां पे भी है, तो टेक Ze कॉमन। तो इफ आई टेक Ze कॉमन फ्रॉम द टू टर्म्स, 4π चला गया, 3 चला गया, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचा, यहां पे बचा 1, और यहां पे r³ अपॉन कैपिटल R³। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अभी इसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। नाउ लेट अस अप्लाई द गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by the Gaussian surface equals to Q by epsilon 0, where Q is charge enclosed.
हम लोग ने प्रीवियस स्टेप में फ्लक्स का भी कैलकुलेशन किया है और चार्ज इनक्लोज भी हमने पता कर लिया है। बस वैल्यू को पुट कर दो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E इंटू 4πr² और चार्ज इनक्लोज कितना था, ZE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r क्यूब अपॉन r क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो और E का फॉर्मूला फाइंड करो। तो E इक्वल्स टू ZE 4π यहां पे आ गया तो ZE अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 और ये r² ब्रैकेट में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r² और यहां पे r² से डिवाइड किया तो r क्यूब अपॉन r², r विल रिमेन इन द न्यूमरेटर। तो व्हाट इज आवर फाइनल इक्वेशन, E इक्वल्स टू ZE अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन स्मॉल r² माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r इनसाइड द एटम एट पॉइंट E इनसाइड द एटम। केस 2 r ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब अभी पॉइंट कहां पे होगा, आउटसाइड द एटम, बिकॉज स्मॉल r कितना है, ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर पॉइंट भी आउटसाइड है तो हमको गॉसियन सरफेस भी आउटसाइड ही डिजाइन करना पड़ेगा। तो सेकंड केस में गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा जिसका रेडियस होगा स्मॉल r बट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो सेकंड केस में देखो गॉसियन सरफेस ने पूरे एटम को ही एनक्लोज कर दिया है ना। पहले केस में गॉसियन सरफेस ने थोड़ा निगेटिव चार्ज एनक्लोज किया था और थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, बट ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल नहीं थे। बट अगर गॉसियन सरफेस पूरे एटम को एनक्लोज कर रहा है तो फिर सेकंड केस में गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज किया है, 0, बिकॉज पूरा एटम एनक्लोज किया का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज एटम तो रिलेटिव न्यूट्रल है। तो सेकंड केस में चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ये वाला गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहे हैं, 0। क्यों 0, बिकॉज पूरा एटम उसने एनक्लोज किया है का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और एटम तो वैसे भी न्यूट्रल था। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम फाई फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। गॉस थ्योरम इधर पे अप्लाई करो, बट फाई कितना था, E इंटू 4πr²। 4πr² इसका एरिया होगा सेकंड केस में और चार्ज इनक्लोज 0 था यहां पे देखो, तो फिर E कितना आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स इफ देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड द एटम तो इस एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के बाहर 0 होगा बिकॉज टोटल चार्ज ऑन द एटम इज 0। तो अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना होगा वहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना है। दिस इज क्वाइट लॉजिकल कि अगर एटम का टोटल चार्ज 0 है तो एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं। ओके, एंड केस नंबर 3 स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। इसका मतलब पॉइंट कहां पे होगा, एटम के सरफेस पे। पॉइंट अगर एटम के सरफेस पे होगा तो गॉसियन सरफेस यहां पे ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब गॉसियन सरफेस एटम के सरफेस को कोइंसाइड करेगा, तो वहां पे भी सेम आर्गुमेंट होगा, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस 0 हो जाएगा बिकॉज वापस वो पूरे एटम को एनक्लोज कर रहे हैं। तो थर्ड केस का रिजल्ट भी सेम है सेकंड केस का रिजल्ट। तो अगर यहां पे E 0 है तो यहां पे भी E 0 ही होगा बिकॉज चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस सेकंड थर्ड केस में भी 0 होगा। तो यहां पे भी E कितना होगा, 0। तो वी हैव डिस्कस ऑल द 3 केसेस। पहले केस में पॉइंट इन अंदर था, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। सेकंड केस में पॉइंट एटम के बाहर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। थर्ड केस में पॉइंट एटम के सरफेस पे था तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.13।